आपको एसपीएस पे जाके उसे रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई पीपीटी। पीपीटी इज विजिबल? Yes, sir. Yes, yes. Okay. So the first question which comes to our mind that what is factor analysis or why we need it? हमें क्या जरूरत है, क्या चीज है ये फैक्टर एनालिसिस? जो भी मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस के जो भी रिसर्चर्स हैं, स्पेशली साइकोलॉजी में, और आजकल तो पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स में भी ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गया फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। हमारे पास मेनली ईएफए है, बट इस चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई फैक्टर एनालिसिस बोला तो क्या मतलब है। पहले हम ये क्या होता है वो देखते हैं। ये सिंपली एक डाटा रिडक्शन टेक्निक है। मतलब आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप उस डाटा को स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एसपीएसएस का एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत से लोगों को एसपीएसएस की एंजाइटी है, चलाने में डर लगता है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज है हमारे पास जो 5-6 रीजन को एक ही में बता दे? एक ही चीज बोलूं तो वो 5-6 रीजन हो जाए। आप इस चीज को करने के लिए फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी हुआ है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत फेमस हो गया है, तो एक टर्म आ गई है नई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस किसी भी टॉपिक रिलेटेड बनाते हैं, दे आर नाउअडेज नोन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हम लोग उन पे भरोसा भी करते हैं कि अच्छा वो जो बता रहा है वो सही है, बट हम उस पर भरोसा क्यों करते हैं? उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर ऑनेस्ट है, इन्फ्लुएंसर की बात जो है वो बिलीवेबल है, वो ट्रस्टवर्दी है, उसका कंटेंट अच्छा होता है, उसकी एक्सपर्टीज है उस एरियाज में। ये मल्टीपल चीजें हैं, ठीक। मैं क्या कर सकता हूं कि ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है और बिलीवेबल है, उसको एक ही कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी ढूंढूं जो तीनों चीजें बता दे। तो मैंने कहा भाई वो सोशल मीडिया ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ना क्रेडिबल है। तो क्रेडिबिलिटी इन चारों पांचों डायमेंशंस को बता रही है। दैट फॉर डूइंग दिस, कि बहुत सारे फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को एक फैक्टर में कन्वर्ट करने को हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। दूसरा रीजन और क्या है फैक्टर एनालिसिस यूज करने का, वो ये है कि साइकोलॉजी में, ठीक है, और सोशल साइंसेज में मेनली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप किसी से पूछें कि भाई वो तुम उस पर बिलीव करते हो या नहीं करते, कैसे? वो खुद तो बोलेगा नहीं ना कि मैं उस पर बिलीव कर, मैं अपने आप पे बिलीव। एंजाइटी को कैसे मेजर करेंगे कि भाई किसी बंदे को एसपीएसएस में चलाने में एंजाइटी है या नहीं है, या कंप्यूटर की किसी को एंजाइटी है या नहीं है? डायरेक्ट मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। एक तो तरीका यही है कि आप उससे बस सीधा पूछ लें कि भाई तुम्हें एंजाइटी है या नहीं है, वो सीधा बता देगा। लेकिन एसपीएसएस की एंजाइटी मल्टीपल फैक्टर्स से रिलेट करती है। एक, उसे स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम है इसलिए एसपीएसएस की एंजाइटी है। दूसरा, उसे कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में परेशानी है इसलिए एसपीएसएस एंजाइटी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आप डायरेक्ट एसपीएसएस की एंजाइटी को मेजर नहीं कर सकते, तो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को कहते हैं ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। तो फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, आप ऑब्जर्व्ड वेरिएबल को मेजर करते हैं और उससे एक अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल बनाते हैं जिसको आप फैक्टर या कंपोनेंट या थीम कहते हैं। जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर ऑनेस्ट है या नहीं है, इन्फ्लुएंसर ट्रस्टवर्दी है, इन्फ्लुएंसर बिलीवेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे को मेजर किया। मैंने क्रेडिबिलिटी मेजर नहीं की, मैंने इन चीजों को मेजर किया। मैंने आपसे पूछा जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो ऑनेस्ट है, जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो ट्रस्टवर्दी है, जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं वो बिलीवेबल है। आपने कहा है। इन तीनों के आंसर से मैंने कहा कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर क्रेडिबल है। तो क्रेडिबिलिटी को मेजर करने के लिए मैंने ये 3-4 वेरिएबल मेजर किए।
इसको कहते हैं, इस चीज को करने के लिए आपको फैक्टर एनालिसिस की जरूरत होती है। अभी जब करेंगे तब आगे और आपको समझ आ जाएगा कुछ टर्मिनोलॉजी का। बेसिक कि इट इज अ डाटा रिडक्शन टेक्निक विच आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स together to form a common technique, common component, common factor or a theme called factors generally. अब इसके मल्टीपल नेम्स है, फैक्टर, कंपोनेंट और थीम, वो डिपेंड्स ऑन द टेक्निक. So this is why, what is factor analysis and why we need it. Then there are two things when we talk about factor analysis. There is EFA, exploratory factor analysis, and there is CFA, confirmatory factor analysis. EFA and CFA, first we generally do EFA, then we do CFA. Okay. As the name suggests, EFA means exploratory factor analysis, means we are exploring something. We don't know anything about that thing and we are exploring. Like if I ask you why Russia and Ukraine war is happening, so if someone knows, he can answer, but if he doesn't know, he explores many things. In the same case, but he explores many factors, but he wants to convey that multiple factors under one theme, so he will conduct the exploratory factor analysis. He is interested to know what are the observed variables which I can combine under a similar theme. This is exploratory factor analysis. In confirmatory factor analysis, researcher wants to know कि जो काम पहले हो गया है, जो एक्सप्लोरेशन हो गई है, क्या वो एक्चुअल में सही एक्सप्लोर हुआ है? जो मैंने कहा कि इन फैक्टर्स की वजह से ये वॉर हुई, तो एक दूसरा रिसर्चर आया, उसने कहा चेक करते हैं जो इन्होंने कहा है कि इन फैक्टर्स की वजह से हुई थी, क्या ये सही है? तो यानी मेरे काम को एक और पर्सन कंफर्म कर रहा है किसी और काम से, फर्दर स्टडीज से. वहां पे उस चीज को टेस्ट करने के लिए जो आप टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस. सो ईएफ, देन सेकंड डिफरेंस इज EFA जनरली इज यूज्ड फॉर थ्योरी बिल्डिंग, क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है. आप इन द लिटरेचर ऑन दैट टॉपिक देयर इज जीरो लिटरेचर, किसी ने कुछ भी एक्सप्लोरेशन नहीं की हुई, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप वहां थ्योरी बना रहे हैं. जो आपने थ्योरी बनाई वो कोई और टेस्ट कर रहा है, दैट इज थ्योरी टेस्टिंग, एंड फॉर दैट थ्योरी टेस्टिंग confirmatory factor analysis is used. This is the basic difference between EFA and CFA. And generally, when we say factor analysis, we mean exploratory factor analysis, not confirmatory factor analysis. ये बात ध्यान रखें. जब किसी से कुछ पूछा जाता है कभी कभी, तो पर्सन फैक्टर एनालिसिस बोला तो फिर वो पूछता है कौन सा. जनरली जब फैक्टर एनालिसिस बोला गया, इट मींस एक्सप्लोरेटरी. जब भी किसी को कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कहना होगा तो वो मेंशन करेगा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस. एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस एसपीएसएस पे होता है, हम उसको एसपीएसएस पे रन कर सकते हैं. बट फॉर कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस वी नीड अदर सॉफ्टवेयर, जैसे अमोस हो गया, लिजरेल हो गया, और आजकल स्मार्ट पीएलएस पे भी आने लग गया है. तो आप एसपीएसएस पे तो कर सकते हैं सिर्फ ईएफए, पर सीएफए नहीं कर सकते. ये बात ध्यान रखें. Then basic terminologies in EF and crucial statistics. ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अगर आपको पता होनी चाहिए अगर आप EF रन कर रहे हैं, ताकि आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें. सबसे पहला है KMO टेस्ट. जब आप EF रन करते हैं तो आपने डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए किसी ना किसी से, तभी तो आप किसी के रिस्पॉन्सेस से, किसी के रिस्पॉन्सेस से जिसपे आप फ्री में रन कर सकते हैं. उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है.
SPSS का क्रैक वर्जन होता है जनरली, जो फ्री ट्रायल रन होता है उस पे भी फ्री होता है, और फिर जमोवी पे। ठीक, तो कुछ आपने जो सैंपल साइज कलेक्ट किया, सबसे पहले ये देखना है दो चीजें, कि एक सैंपल साइज एडिक्वेट है या नहीं है, और दूसरा, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग में बताया कि रिलेशंस बनाते हैं, तो एक दूसरी चीज है रिलेशनशिप टेस्ट करना। तो सबसे पहले केएमओ पहला, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स है। केएमओ बताता है कि आपका सैंपल साइज, जितने लोगों से आपने डाटा कलेक्ट किया है, वो इनफ है या नहीं है ईएफए रन करने के लिए। अगर केएमओ लिमिट से नीचे है, तो इसका मतलब आप उस डाटा पे, जितने लोगों से आपने कलेक्ट किया, आप ईएफए रन नहीं कर सकते, वो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। और अगर आपने अगर वो लिमिट के ऊपर आ रहा है तो आप रन कर सकते हैं। टूल कंस्ट्रक्शन, हाँ, टूल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो है ही है, क्योंकि जब आप सबसे पहले, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे मेजर करेगा आने वाला पर्सन। आप उसके लिए उस पे जो क्वेश्चनेयर बना के लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चनेयर है, क्योंकि आपके पास तो प्रीवियस लिटरेचर है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन आप बनाते हैं अपनी एक्सपर्टीज से। दूसरा, आप अपनी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर, उसमें डायरेक्ट नहीं है आपके पास, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखते हैं कि उसमें कुछ वेरिएबल उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, यस, व्हेन वी डू पायलट स्टडी। उसके बाद उन लिटरेचर से जो निकाली गई स्टेटमेंट को आप एक्चुअल फील्ड में काम कर रहे लोगों से जाके कंफर्म करते हैं, एक्सपर्ट्स से, क्या ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, क्या ये इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप एक तरीके से कंटेंट वैलिडिटी कर रहे हैं कि जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, क्या ये मेरे इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी ली और मैंने 6 स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, ऑनेस्ट है, बिलीवेबल है, ट्रस्ट वर्दी है, एक्सपर्टीज है या नहीं है, ठीक है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, इन चीजों से बनाई। फिर मैं वो जाके जो एक्चुअल में यूट्यूब पे एक्सपर्ट्स हैं, या एकेडमिक्स में जो एक्सपर्ट्स हैं, या रियल लाइफ में जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें फील्ड नॉलेज है, उनसे जाके पूछा, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी मेजर करने के लिए 6 स्टेटमेंट इनफ है या नहीं। अगर वो कहते हैं ये इनफ है, तो समटाइम्स वो एक दो स्टेटमेंट और इंक्रीज करते हैं, नहीं आपने ये एस्पेक्ट नहीं कवर किया। फिर आप उन स्टेटमेंट्स को अपने क्वेश्चनर में ऐड कर लेते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद उस क्वेश्चनर को जाके लोगों से पूछते हैं उन क्वेश्चंस को। तो कंस्ट्रक्शन, फिर अब अगर वो उस क्वेश्चनर से जो आपने अपनी नॉलेज लिटरेचर से और एक्सपर्ट्स के बाद डेवलप किया, और उसके बाद ईएफए रन किया, और उस पे ईएफए रन हो गया सक्सेसफुली, आपने फैक्टर्स बना दिए, और फिर वो किसी ने टेस्ट किया सीएफए लगा के, तो अगर वो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में भी पास हो जाता है, तो ये माना जाता है कि जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ, इट इज बिकम ए स्केल नाउ। और उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए वो एक पर्टिकुलर वेल डेवलप्ड स्केल है, उसने ईएफए का टेस्ट भी पास किया है और सीएफए का टेस्ट भी पास किया है। तो ऐसे आपके ईएफए स्केल डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप होता है इन द स्टैटिस्टिक्स एरिया, आफ्टर लिटरेचर रिव्यू एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद सीएफए होता है। स्केल डेवलपमेंट विल ओनली कंप्लीट आफ्टर द सीएफए, नॉट ईएफए, क्योंकि ईएफए में सिर्फ थ्योरी बिल्डिंग है, यानी आपने क्वेश्चन बस डेवलप किया है। जब तक क्वेश्चन टेस्ट नहीं होगा और उस टेस्ट में पास नहीं होगा, तब तक वो माना नहीं जाता कि वो एक फुल फ्लेज्ड स्केल में डेवलप हुआ है। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बहुत ही लंबा है ईएफए में, ईएफए के थ्रू, कि आप जाएं फिर एक्सपर्ट से पूछें, फिर एक्सपर्ट्स वापस कुछ कहें, फिर आप वापस आए, फिर आप पायलट दोबारा करें। तो अगर हम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में जाएंगे तो वो बहुत लंबा है, वो इस सेशन में कवर नहीं होगा, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस शुड बी सेपरेट टॉपिक फॉर ईएफए फॉर स्केल डेवलपमेंट, वो यहाँ कवर नहीं कर सकते अभी। आप मुझसे बाद में जिसको भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस पे या और भी इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल शेयर माई ईमेल आईडी, नो इश्यू।
हाँ, ये है कि आप स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएफ थ्रू स्केल आपकी लिटरेचर से शुरू होता है, फिर लिटरेचर पे घूमता है, उसके बाद आपका एक्सपर्ट्स पे जाता है। एक्सपर्ट्स भी आप मल्टीपल एक्सपर्ट्स लेते हैं, एक एक्सपर्ट्स से काम नहीं होगा। फिर वो एक्सपर्ट्स आपको फिर कुछ करेक्शंस बताते हैं, अब वापस फिर आते हैं, फिर उनमें करेक्शन करके फिर आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। फिर वो एक्सपर्ट जब पास करते हैं उसके बाद आप लोगों के पास जाते हैं। फिर लोग भी क्या करेंगे कि वो भी उसमें कुछ कमियां बताएंगे, लैंग्वेज का इशू है पायलट स्टडी में कुछ भी, फिर आप उसको वापस करेक्ट करेंगे, फिर आप वापस एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। तो जब तक एक्सपर्ट्स और लोग दोनों से पास नहीं हो जाता तब तक वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। तो केएमओ आपको ये बताता है कि आपका सैंपल साइज एडिक्वेट है या नहीं। सॉरी, स्केल डेवलपमेंट में चले गए थे, टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। केएमओ टेस्ट बताता है कि आपका सैंपल साइज एडिक्वेट है या नहीं है। मतलब आपने जितने लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, आपने 50, 100, 500 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, तो क्या नंबर्स जो है 500 वो इनफ है या नहीं है ईएफ पे रन करने के लिए, ये आपको केएमओ बताता है। अगर केएमओ की वैल्यू 0.5 से कम आती है तब आप उस पे ईएफ पे रन नहीं करें, उस डाटा पे, वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर 0.5 से ज्यादा आती है तो आप उस पे ईएफ पे रन कर सकते हैं, आपके सैंपल साइज में कोई इश्यू नहीं है, यानी आपका सैंपल साइज इस केएमओ से पास हो जाएगा। ठीक। दूसरा आपकी मेन टर्मिनोलॉजी है बार्टलेट बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्पेयरसिटी। ठीक है, एक चीज मैं आपसे इस टेस्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मीनिंग में वापस जाना होगा। मैंने आपको बताया ये मल्टीपल वेरिएबल्स को एक फैक्टर में कंबाइन करता है, कि उन चारों को मिलाया और एक फैक्टर बनाया। अब चार फैक्टर को मिलाने का कोई बेस तो होना चाहिए ना। मैंने कहा ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, बिलीवेबल, इन तीनों को अंडर एक फैक्टर क्रेडिबिलिटी क्यों कहा मैंने? कोई अपने आप तो नहीं कह सकता ना मैं, मेरे को कोई स्टैटिस्टिकली कुछ देना होगा कि भाई ये तीनों एक साथ आ सकते हैं और ये तीनों मिलके बना सकते हैं क्रेडिबिलिटी को। इट मींस कि उन तीनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए आपस में, जिसे हम जनरली कोरिलेशन कहते हैं। तो हम उन वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं अंडर एक फैक्टर, जो वेरिएबल्स में कोरिलेट होते हैं। अगर दो वेरिएबल एक साथ कोरिलेट नहीं कर रहे तो आप उसको एक फैक्टर के में कोरिलेशन बिटवीन, if there is no correlation between variables or among variables, then we cannot combine the same variables under single factor. So what we need to test that there is some or at least moderate correlation between variables. If there is a less than moderate correlation, then there is a high possibility that they will not come under the same variable. And if there is high correlation, then there is no need to combine because they are same. High correlation means the factors are same, the variables are same. So there should be moderate relationship to combine multiple variables or one factor. How we test that there is a relationship, there is a correlation between variables or not? For that, we need to check Bartlett's test of sphericity. What this test do? This test assumes that there is no correlation between the variables or among the variables. Means Hindi में भी okay. So I'm going to explain both in English or Hindi because some are saying stick to English, sir. Some is saying stick to Hindi, sir. So I'm going to explain in both. Okay. तो बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी कहता है जनरली हम उन्हीं वेरिएबल को, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी कहता है कि आप उनको चेक करता है कि जो वेरिएबल कनेक्ट है या नहीं है। मतलब हमें वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए उनके बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए जरूर। मैंने कहा क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी। अगर इन तीनों में कोई कोरिलेशन नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं ये। इन
तीनों को मिला के क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि तीनों तो मिल ही नहीं रहे। ठीक है, घर में हम दालें भी वो मिला के बनाते जो मिल के अच्छी लगती हैं, अदरवाइज तो बनाते ही नहीं। तो यहाँ पे भी जिन वेरिएबल्स में कोरिलेशन आएगा, अब उन्हीं वेरिएबल्स को एक फैक्टर के अंदर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। अब ये चेक करें कैसे कि उनमें वेरिएबल्स में कोरिलेशन है या नहीं है। उस चीज को चेक करने के लिए बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी है। तो बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी assumes that there is no correlation among the variables. बार्टलेस टेस्ट ये assume करता है कि वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन नहीं है और इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी ट्राई टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट इज देयर इज नो रिलेशन, नो कोरिलेशन। अगर आपने उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो मींस कोरिलेशन है, और आपको यही चाहिए कि कोरिलेशन हो। तो we need to reject the null hypothesis and null hypothesis is that there is no correlation, and if we are able to reject the null hypothesis, that means there is correlation. Area factorability of the matrix or factorability of the variables, and the second is test of sample adequacy. ये दो टेस्ट सबसे नहीं हुआ तो आप ये फिर रन नहीं कर सकते। लेस देन 0.05 अगर आप 0.05 तो यू कैन से वी आर फॉर फैक्टर एनालिसिस। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो आप ये ऐसा रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपका डाटा सही है, उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन है और वो फैक्टर बना के देगा, तो हम ये फिर रन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी है आपकी कम्युनिटी टर्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी बताती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेटेड है, कितना रिलेशन है उसमें। बार्टलेस टेस्ट आपको बताएगा नहीं, वो सीधा बता के देगा नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। कम्युनिटी बताती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल या बाकी वेरिएबलों से कितना रिलेटेड है, कितना वेरिएंस शेयर कर रहा है। कम्युनिटी इंडिकेट्स हाउ मच वेरिएंस ए वेरिएबल शेयर्स विद अदर वेरिएबल्स इन द स्टडी। ओके, इन सिंपल टर्म्स इट मींस how much variance in the variable are explained by the factors, or vice versa we can say how much each variable is contributing in the main factor which we are going to develop, that is communality, and we measure the communality by h square. And if a variable has communality less than 0.4, we remove that variable from the analysis, because less than 4 is so less, too much less. Okay, if it is more than point, generally the strict criteria is 0.5. This is a lenient one, that 0.4 it's okay, but 0.5 there is strict. Always go for 0.5. If you are unable to make it 0.5 or the data is not able to come into the 0.5 category, then accept. Use your judgment. If there are more variables which have point less than 0.5, then don't use. अगर बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी 0.5 से नीचे आ रही है, ठीक है, तो आपके डाटा में कुछ गड़बड़ हुई है, आपने डाटा अच्छे से कलेक्ट नहीं किया है या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एक आध किसी की 0.5 से नीचे देन इट्स ओके। ये बुक्स में नहीं लिखा होता, आपकी अपनी जजमेंट है। तो कम्युनिटी एक्चुअल में मेजर करता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना रिलेटेड है। वी से हाउ मच और हाउ मच वेरिएंस अ वेरिएबल शेयर्स विद रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, मींस मिल के सब कुछ कितना एक्सप्लेन करते हैं। देन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू दो चीजें बताता है, एक कौन से फैक्टर बने, कितने फैक्टर बने, और दूसरा हर फैक्टर कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। अभी वेरिएंस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसकी अलग से मैंने सेपरेट स्लाइड बनाई हुई है।
तो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आगे आ जाएगा आपको। तो इगन वैल्यूज दो क्राइटेरिया में यूज की जाती है, एक नंबर ऑफ फैक्टर्स डिसाइड करने में, और दूसरा इससे ही पता लगता है कि एक फैक्टर कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। वेरिएंस एक्सप्लेन करना अगर सबसे आसान लैंग्वेज में बताया जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी क्रेडिबिलिटी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, कितना हिस्सा क्रेडिबिलिटी में ऑनेस्टी का है, यानी अगर क्रेडिबिलिटी ऑनेस्टी में फर्क आए तो क्रेडिबिलिटी में कितना फर्क आएगा, दैट इज वेरिएंस। कि इस पे चेंज होने पे इस पे जो इंपैक्ट हुआ तो वो आपस में कितना शेयर कर रहे हैं, दैट इज वेरिएंस। देन स्क्री प्लॉट कुछ नहीं करता, इगन वैल्यूज जो हैं उनको चार्ट पे दिखाता है बस, और कुछ नहीं करता। ठीक है, किसी को अगर डाटा देख के नहीं पता लगे तो स्क्री प्लॉट देख के पता लग जाता है कि अच्छा कितने फैक्टर आए, बस इतना है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इगन वैल्यू की। तो स्क्री प्लॉट इज नथिंग बट द पिक्टोग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इगन वैल्यूज। देन द फैक्टर लोडिंग्स, it is very important. What it is? Factor loading is the interrelationship between variable and construct. Construct means here factor. Construct means here unobserved variable. Or variable means observed variable. Okay. Let me clear one thing. Variable, statement, and item. They are all synonyms in the AFA. Component, factor, latent variable, unobserved variable, they all are synonym. And in the variable, unobserved variable is another. If I use interchangeably, okay, so don't get confused. फैक्टर लोडिंग ये बताता है कि आपका एक फैक्टर में अगर 5-6 वेरिएबल हैं तो हर फैक्टर कितना रिलेटेड है उस वेरिएबल से, सॉरी हर वेरिएबल कितना रिलेटेड है उस फैक्टर से, और ये आपको कोरिलेशन से पता लगता है कि ये फैक्टर इस वेरिएबल से कितना रिलेटेड है, ये वेरिएबल इस फैक्टर से कितना रिलेटेड है, ये वेरिएबल इस फैक्टर से कितना रिलेटेड है, इससे पता लगता है। और फैक्टर लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आगे बहुत चीजें पता लगती हैं। देन नेक्स्ट इज फैक्टर और कंपोनेंट मैट्रिक्स। फैक्टर लोडिंग को जब टेबल में दिखाते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर या कंपोनेंट मैट्रिक्स। व्हेन वी डिस्प्ले द फैक्टर लोडिंग्स in the table form, it is known as factor matrix. Okay, and remember one thing, factor loadings you will only get on the observed variable. There will be no factor loading for latent variable or unobserved variable. Then there is rotated factor or component matrix. रोटेटेड कंपोनेंट या फैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं है। जर्नली क्या होता है कि फैक्टर या कंपोनेंट मैट्रिक्स देख के आपको पता नहीं लगता कि कौन सा वेरिएबल कौन से फैक्टर में जा रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वेरिएंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होता सॉफ्टवेयर ने, जो भी कोडिंग है उसके थ्रू। तो रोटेटेड कंपोनेंट या फैक्टर मैट्रिक्स क्या करती है, उस वेरिएंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है और आपको अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के देती है, जिससे आपको क्लियर कट पता लग जाता है कि कौन सा वेरिएबल कौन सा फैक्टर बनाएगा, या कितने वेरिएबल एक साथ मिलके कौन सा फैक्टर बनाएंगे। बस और कुछ नहीं करता, ये आपकी इंटरप्रिटेशन को सिंप्लीफाई करता है और कुछ नहीं है इसका काम इससे ज्यादा। बट रोटेशन के लिए मेथड्स होते हैं, उन मेथड आप डायरेक्ट अपने आप नहीं कर सकते, वो मेथड के थ्रू चेंज किया जाता है रोटेशन। अब है मेन थिंग कि व्हाट इज वेरिएंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, देवर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, इन फैक्टर एनालिसिस। तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी फैक्टर एनालिसिस में कि क्या क्या होती हैं। उसके बाद एक जो मैंने कहा था मैं वेरिएंस आपको और अलग से बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेरिएंस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज वेरिएंस।
किसी भी फैक्टर की एक्सप्लेनिंग पावर को हम वेरिएंस कहते हैं। एक 4 वेरिएबल से मिलके एक फैक्टर बना, तो वो फैक्टर उन चारों वेरिएबल्स को कितने अच्छे से बता रहा है, उसको कहते हैं वेरिएंस। मींस कि अगर उस फैक्टर में कुछ चेंज होगा तो उन चारों वेरिएबलों में कितना चेंज होगा, उसको कहते हैं वेरिएंस। वाइसा वर्सा अगर हम उल्टा कहें कि हर फैक्टर, हर वेरिएबल इस फैक्टर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको कहते हैं, उसको उल्टा कहते हैं। ठीक है, ये वाइसा वर्सा आप आसान कर भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि फैक्टर कैसे दिखा रहा है ना। दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस को ईएफए में 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, कॉमन वेरिएंस एंड यूनिक वेरिएंस। मैं बात कर चुका हूं इसके ऊपर, मैंने आगे कॉमन के आगे शेयर्ड भी लिखा है, देखिए। ठीक है, सो कॉमन वेरिएंस वो है जो वेरिएबल आपस में मिल के शेयर कर रहे हैं, मिल के बना रहे हैं। ठीक है, एक फैक्टर में 4 वेरिएबल हैं, चारों मिल के कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं उस फैक्टर को, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिल के। ठीक है, उसको कहते हैं कॉमन वेरिएंस या शेयर्ड वेरिएंस। ठीक है, ये कोरिलेशन पे बेस होता है। दूसरा है यूनिक वेरिएंस। जो भी कॉमन वेरिएंस नहीं है वो यूनिक वेरिएंस होता है। जो भी कॉमन नहीं है वो यूनिक है। जो भी वो मिलके शेयर, मिलके नहीं बता पा रहे, वो यूनिक वेरिएंस है, उसको कोई और पर्टिकुलर चीज बताएगी, दैट इज यूनिक वेरिएंस। फिर यूनिक वेरिएंस को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, स्पेसिफिक वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस। स्पेसिफिक वेरिएंस का मतलब है कि वो फैक्टर, सॉरी, वो वेरिएबल उस फैक्टर में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जितना पार्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, उस वेरिएबल से मिलके, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वेरिएंस। वो उसका अपना है, अलग। जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स मेक मी क्राई। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से मुझे परेशानी है, एसपीएसएस से एंजाइटी है मुझे। ठीक है, अब एसपीएसएस की एंजाइटी 2 वजहों से हो मेरी स्टेटमेंट है कि स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई। ठीक है, सॉरी, एसपीएसएस मेक्स मी क्राई। एसपीएसएस 2 वजह से क्राई करवा सकता है उसे। एक, उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, दूसरा, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो मेरी स्टेटमेंट थी स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई। ठीक है, सॉरी, एसपीएसएस मेक्स मी क्राई। बट एसपीएसएस किस लिए क्राई करवा रहा है उसे, वो पर्टिकुलर एक वेरिएबल बताएगा कि इसके लिए कौन सी और इसके लिए कौन सी है। तो एक वेरिएबल जो बता पा रहा है सबसे मिलके, वो कॉमन वेरिएंस। जो नहीं बता पा रहा वो यूनिक। यूनिक में भी स्पेसिफिक और एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस जो आपसे डाटा कलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भी मेजरमेंट एरर हो गया, रैंडम कंपोनेंट कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चनर में कुछ गड़बड़ भरा था, आपका सैंपलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस एरर से जो भी गड़बड़ हुई है, तो इनको कहते हैं एरर वेरिएंस। एरर के नाम से ये कि ये एरर वेरिएंस है। कॉमन वेरिएंस मेजर करते हैं एच स्क्वायर से, कम्युनलिटी को एच स्क्वायर बताते हैं। और यूनिक वेरिएंस कितना है, आप 1 में से एच स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो वो आपका होता है यूनिक वेरिएंस। उसको फर्दर कितना क्लासिफाई, वो नहीं है, आप उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप टोटल वेरिएंस को, टोटल वेरिएंस हमेशा 1 होगा। एच स्क्वायर कम्युनलिटी होता है जो कि कॉमन वेरिएंस होता है। देन रोटेशन, मैंने आपको बताया था कि जो रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स है उसमें रोटेशन होती है, कि वो टोटल वेरिएंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है रोटेशन के थ्रू। ठीक है, टेक्निकली रोटेशन बताना फिजिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत स्टैटिस्टिक्स है कि 2 एक्स एक्सिस होती है, वो एक्सिस को घुमाता है, वो मुश्किल काम है। रोटेशन का मतलब में ये है कि वो उस वेरिएंस को इधर उधर करके देखने की कोशिश करता है कि कौन सा किसके साथ सही से जा रहा है, वो करने की कोशिश करता है रोटेशन में। और रोटेशन करके क्या देता है आपको, रोटेशन आपको
फैक्टर्स का, वेरिएबल्स का एक क्लियर कट पैटर्न देता है, जिससे आपको देख के ही पता लग जाए कि अच्छा ये वेरिएबल्स इसके साथ, ये वेरिएबल्स इसके साथ। कंपोनेंट मैट्रिक्स में ये नहीं मिलेगा आपको, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में या फैक्टर मैट्रिक्स में मिलेगा क्लियर कट। आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा इससे कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ है। रोटेशन के दो मेथड होते हैं, ऑर्थोगोनल रोटेशन मेथड्स एंड ओब्लीग रोटेशन मेथड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप ऑर्थोगोनल रोटेशन मेथड तब यूज करते हैं जब आपको लगता हो कि जो वेरिएबल्स हैं वो मिलके जो जो फैक्टर बनाएंगे उन फैक्टर में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस और एक और था आपकी एक्सपर्टीज और अट्रैक्टिवनेस, तो आपको लगे कि दो वेरिएबल एक फैक्टर बनाएंगे और दो नहीं है, वो बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है, तब आपको ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज करनी होती है। ऑर्थोगोनल रोटेशन में क्वार्टिमैक्स, वेरीमैक्स एंड इक्विमैक्स होती है। मोस्ट कॉमन वेरीमैक्स होती है, जो सबसे वेरिएबल्स को मिनिमाइज करती है, जो एक्सट्रीम नंबर, एक्सट्रीम वैल्यूज पे होते हैं। ऑब्लीग रोटेशन, अगर आपको ये लगता है कि आप दो दो स्टेटमेंट वेरिएबल्स मिला के जो फैक्टर बनाएंगे उनमें ना यार थोड़ा रिलेशन हो सकता है, ऑनेस्टी और बिलीवनेस ने बनाया क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और एक्सपर्टीज ने बनाया एक्सपर्टीज। मान लेते हैं, बनेगा नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो आपने कहा कि उस क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस में रिलेशन है कुछ, वो दोनों भी आपस में रिलेटेड हैं, तब आपको ऑब्लीग रोटेशन लगानी है, तब आप ऑर्थोगोनल नहीं लगा सकते। अगर आप कहें कि अच्छा जो इन दोनों ने बनाया क्रेडिबिलिटी और इन दोनों ने बनाया अट्रैक्टिवनेस, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तब आप लगाएंगे ऑर्थोगोनल। अगर आपको है कि नहीं रिलेशन है, तब आप लगाएंगे ओब्लीक। ओब्लीक में होती हैं डायरेक्ट ओब्लिमन, प्रोमैक्स एंड ओब्लिमिन, ये तीनों मोस्ट कॉमन है। डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे रिलेशंस, कॉलम को कम करना है, ठीक है, स्टैटिस्टिकली या वो जर्नली, इसमें आपका डायरेक्ट ओब्लिमन या प्रोमैक्स यूज किया जाता है जर्नली। इसके अलावा और जर्नली कोई यूज नहीं किया जाता। अब है दीज वर बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक हर्डल्स जो प्रॉब्लम करते हैं। They were the main statistical pinpoints or terminology which creates confusion in the minds of the researcher. Okay, so that's why I've covered those points first, and now I'm coming on to procedure to run EFA. What to do? Something or some points I have already explained. Rest we will cover in this. अब तक जो चीजें कवर की वो उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स थे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब रिसर्चर ईएफए रन करने बैठते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ईएफए रन कैसे करते हैं या क्या प्रोसीजर है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है रन कर रहे हैं जब आप, या उससे पहले भी इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। तो देयर आर 6 स्टेप्स, ठीक। मैं ये मान के चल, entered the data in SPSS, you have research problem, you have collected the data and you have entered the data in the SPSS. I'm assuming this. After that these are the points. तो मैं मान के चल रहा हूं कि सारा डाटा SPSS में एंटर हो गया जो आपने कलेक्ट किया है। उसके बाद ये 6 चीजें हैं, 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट्स, what should be checked before we run the EFA, or what are the tests to check whether EFA is suitable for this data or not. I have already discussed this. These are sample adequacy test. These are the two, sample adequacy test, okay, and Bartlett's test of sphericity. Bartlett's test of sphericity checks whether variables are correlated or not. If they are correlated, then we can do EFA. If they are not, then we cannot do. KM mode check whether the sample size is adequate or not.
In KMO, most of the people or researchers ask me कि सर KMO तो कलेक्ट करने के बाद बताएगा ना, कलेक्ट करने से कैसे पहले कैसे पता लगे कि कितने कलेक्ट करें? क्वेश्चन इज वैलिड दैट वो तो कलेक्ट करने के बाद चेक करके बताएगा ना कि क्या है क्या नहीं है, पहले आइडिया कैसे लें? तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स आस्क मी सर केमो टेस्ट टेल द adequacy, sample adequacy, that how much sample we collect, sample size, or how much sample size should be there. The general rule is if you have one variable, then collect at least 5 present trustworthiness at least 50 to 4 but not less than 4. There were literature those who suggest that you can collect 3 as well, but most of the researchers nowadays agree on 5, but least you can go on 4 only, not less than this. Generally, if a researcher collects data 5 responses from 5 people for one variable, it means if you have 15 variables in a study, at least you need to collect 75 data from 75 people. Or if you have 30 variables, then you need to collect at least data from 150 people. Then you can justify in your research paper or in thesis that this and this limitation or this criteria is given by Hare in 2014. He has a famous book on multivariate data analysis, so you can refer that book as well. And generally, if you collect in this way, the KMO test, your data always pass the KMO test. It's a rare occasion if you collect responses from 5 people for one variable and your data fails in the KMO. Till now, I have never seen happening such a case. 5 लोगों से collect किया, एक variable के लिए फिर भी fail हो गया, बहुत rare chance है. So this is the first step. Then the second step, this is among the important steps, one of the important steps. यहाँ पे why we use component and factor synonymously also will clarify. There are two factoring techniques. One is principal component analysis technique and second is principal access factoring technique. When you check the basic requirements in the next step, SPSS will ask you which technique you need to use. There are more than these two techniques in EFA, but generally we use these two, either this one or this one. So we need to understand when we need to use principal component analysis. In abbreviation, it is PCA, and principal access factoring analysis, which in abbreviation, which is PAF. So there are basic 3 points which differentiates when to use PCA and when to use PAF. First is, if your main focus is on data reduction, means you want to club the variables into smaller number of factors, as much as the smaller number of, that's your main focus, then you need to use PCA. If your main focus is to identify the variables or identify the constructs, latent variables, then you need to use PAF, principal access factoring. Sometimes people get confused in these two distinctions. यार एक ही बात है, दो और क्राइटेरिया दिए गए कि अच्छा इससे क्लियर हो जाएगा. If you get confused in this first criteria, to use which one? Second is, if you already know, somehow you already know that these variables are going to club together, so you need to use PCA. If you have no idea which variables are going to load
together. Either this going to load with this one, this one, this one. So you have no idea which variable are going to load together. You need to use PAF. Then the third is, I have explained that there is common variance and there is unique variance. Then there is unique variance is specific and error. When you think, you have prior knowledge and you think, or in the literature, you come to the conclusion that there is no specific or error variance. Okay, so there is no unique variance. Then you need to use PCA. And if you think, or there is a little knowledge whether there is unique variance or not, then you need to use PAF. और in हिंदी if I explain, अगर आपको डाटा को कम करना है, ज्यादा बड़ा डाटा है और उसको कम नंबर्स में लाना है, तो आपको पीसीए यूज करनी है. आपके पास 100 वेरिएबल हैं, आप चाहते हैं कि वो 5 फैक्टर में बन जाएं, तो आपको पीसीए यूज करना है. अगर आपको डाटा रिड्यूस नहीं करना है, आपको मेन फैक्टर्स बनाने हैं मेनली, कि कितने फैक्टर बनेंगे इस 100 वेरिएबल से, ये आपका मेन पर्पस है, तो आपको पीएफ यूज करना है. अगर पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, अगर आपको पहले से कोई आइडिया है कि 100 में से कौन कौन से वेरिएबल एक साथ मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे, ये 4 मिलके एक बनाएंगे, ये 10 एक मिलके एक फैक्टर बनाएंगे, ये 15 मिलके एक फैक्टर बनाएंगे, आपको पहले से आइडिया है, तो आपको पीसीए लगाना है. अगर आपको पहले से बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको आई हैव नो आइडिया कौन सा वेरिएबल कहां जाएगा, आपको पीएफ लगाना है. तीसरा डिस्टिंक्शन, आपको लगता है कि आपके डाटा में या आपकी जो थ्योरी बनाई है आपने, उसमें कोई भी स्पेसिफिक कोई भी यूनिक वेरिएंस नहीं है, तो आपको पीसीए यूज करना है. और अगर आपको लगता है कि भाई यूनिक वेरिएंस होगा, तो आपको पीएफ यूज करना है. अब आप सोचेंगे ये कैसे पता लगेगा. सिंपल सा ये मतलब है कि यहाँ पे वेरिएंस यूनिक और कॉमन में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगर आपको ये लगता है, अगर मुझे ये लगे कि मैंने जो क्रेडिबिलिटी का डायमेंशन या फैक्टर बनाया, उसमें ऑनेस्टी, बिलीवेबल एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये तीनों फैक्टर, तीनों वेरिएबल ऐसे हैं, इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई ऐसा वेरिएबल ही नहीं है जो क्रेडिबिलिटी को बताता हो. दुनिया में और चौथा वेरिएबल ही नहीं है कि जो क्रेडिबिलिटी को बताता हो. तब मैं कहूंगा कोई यूनिक वेरिएंस नहीं है. यानी ये तीनों ही बताएंगे क्रेडिबिलिटी हमेशा. इन तीनों में से ही तीनों चीजें होंगी, तभी बंदा क्रेडिबल होगा. इसके अलावा कोई और चौथी चीज ही नहीं है जिससे बंदा क्रेडिबल पता लगे. अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कहूंगा कोई यूनिक वेरिएंस नहीं है. लेकिन अगर मैं कहूं नहीं, इन तीन के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे मुझे पता लगे कि नहीं बंदा क्रेडिबल है, जैसे एक तो बिलीवेबल हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया, बंदा रिलायबल कितना है, ये चौथा वेरिएबल है. ये लेकिन ये तो मैंने अपनी उसमें काउंट ही नहीं किया, इसको लिया ही नहीं. लेकिन ये मुझे ध्यान आ गया, या मैंने पहले ही सोचा था कि वेरिएबल बहुत हो रहा है, रिलायबिलिटी को छोड़ देता हूँ, रिलायबल है या नहीं है. पर मुझे पता है कि ऐसा है, तो मुझे पता है कि इन तीन के अलावा भी कुछ वेरिएबल, तब मैं कहूंगा यूनिक वेरिएंस है. तो अगर यूनिक वेरिएंस है तो आपको पीएफ यूज करनी है, और अगर यूनिक वेरिएंस नहीं है तब आपको पीसीए यूज करनी है. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. पेपर में बच्चे गलत टेक्निक यूज कर देते हैं, फिर सब गड़बड़ हो जाता है. तीसरा स्टेप्स, आपके पास डाटा है बहुत सारा, ठीक है, 100 वेरिएबल है आपके पास. अब आपको उसमें से फैक्टर बनाने हैं, ठीक है. कितने फैक्टर बनाओ, 5, 8, 10, 12, 6, 9, तो कितने फैक्टर हों उसको डिसाइड करने के 3 क्राइटेरिया हैं एसपीएसएस में और ईएफए में. ईगन वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा इसके बारे में यहां बताऊंगा. फिक्स्ड नंबर
ऑफ फैक्टर्स या अप्रायरी क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। थर्ड should be there to extract or to represent all the 100 variables. There should be 7, 6, 10, 11, 15. To decide the number of factors, there are three criteria: eigenvalue criteria, fixed number of factors, or a priori criteria or percentage of variance criteria. Okay, starting with the one eigenvalue criteria, most widely used criteria, and the criteria says if the eigenvalue is more than 1, consider that a factor. If the eigenvalue of a component is more than 1, consider it as a factor. Simple enough. If it is less than 1, drop it from the study. It's not a factor. If it is more than 1, consider or retain it in the model. First criteria. eigenvalue कहता है अगर आपकी eigenvalue 1 से ज्यादा है कंपोनेंट की, ठीक है, तो उसको माने कि वो फैक्टर है और उसको मॉडल में रखें, और अगर 1 से कम है तो उसको ड्रॉप कर दें. सेकंड क्राइटेरिया, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्राइटेरिया और अप्रायोरी क्राइटेरिया. This is based on your judgment or researchers' knowledge about the literature. If you think or somehow you know that for explaining 100 variables, there are only 10 variables, or sorry, 10 factors, not variables. So for explaining 100 variables or representing 100 variables, there are 10 factors. You are sure about this. Then you should use fixed number of factors criteria. When you instruct the SPSS that extract only these much number of factors, SPSS will stop as it will hit number 10 factor. After that, it will not extract any 11th factor. फैक्टर नंबर, फिक्स्ड नंबर फैक्टर क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज है, ठीक है, कि अच्छा 100 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 फैक्टर ही होंगे, ठीक है, तब आप इस क्राइटेरिया को यूज करते हैं और एसपीएसएस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बस हमें 10 वेरिएबल निकाल के दे दे भाई, और हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक, जैसे ही वो 10 पे हिट करेगा कंप्यूटर, वो अपना एनालिसिस स्टॉप कर देगा, 11वां फैक्टर नहीं निकाल के देगा आपको. बट अगर आप आइगन वैल्यू लेते हैं तो वो आपको देता जाएगा. आपको खुद डिसाइड करना है कि वो आपको कितने भी बना के देगा, और आपको डिसाइड करना है जिनकी एक से ऊपर है उनको ही रखना है और बाकी छोड़ देने हैं. तीसरा क्राइटेरिया है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस. द थर्ड क्राइटेरिया इज परसेंटेज ऑफ वेरिएंस. परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्राइटेरिया कहता है कि सारे फैक्टर मिलके कम से कम जो आपका ब्रॉड टॉपिक जिसके लिए आपने लिया है, ठीक है, उसको कितना एक्सप्लेन करें, कितने वेरिएंस को उसके एक्सप्लेन करें. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस में 100 वेरिएबल से जो चीज को इंपैक्ट करते हैं, उसकी सेल्स को, 100 तो ज्यादा हो गया, खैर 20 रख लेते हैं, और उन 20 वेरिएबल्स को हम 4 फैक्टर्स में ला सकते हैं. तो वो 4 फैक्टर मिलके कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल्स में एक्चुअल में वो सेल्स को इंपैक्ट करते हैं, कि इन 4 फैक्टर्स में कितना चेंज आएगा तो वो सेल्स में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा. दैट इज परसेंटेज ऑफ वेरिएंस मिला के क्यूमुलेटिवली. आप उसका क्राइटेरिया भी फिक्स कर सकते हैं. आप कहें कि अगर 4 वेरिएबल मिलके 60% बनाते हैं, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं टोटल, तो मैं कहूंगा इट्स इनफ, और मैं मान लूंगा कि 4 वेरिएबल फैक्टर्स हैं. जर्नली क्या है, नेचुरल साइंस में ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस का क्राइटेरिया है 95%, यानी आपके सारे फैक्टर मिलके कम से कम 95% वेरिएंस एक्सप्लेन करें. लेकिन सोशल साइंस में ये क्राइटेरिया 60, 70 और 60 भी चल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने कहा है कि सोशल साइंस बहुत अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, बहुत चेंज होती रहती है, सोशल बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, तो 60 और 70% ऑफ वेरिएंस.
In natural science, there is a criteria or there is a literature. In natural science, your all the variables combined together should explain at least 95% of the variance, because it's a natural science. मेडिसिन में अगर 95% भी कम है, क्योंकि अगर that's of the concept, it's fine, because there are researchers who said that the social science is an unorganized domain. In the research, it's good enough. Then fourth, rotation, factor rotation. As long as you decides how you want to decide the number of factors, the next steps factor rotation. How you want to rotate your factors. I've already explained what is factor rotation. Okay, it makes the pattern of factor loading easier to explain, easier to interpret, easier to understand. That's the only purpose of the factor rotation. And rotation method I have already explained, orthogonal rotation and oblique rotation. जैसे ही आपका स्टेप थर्ड खत्म होगा नंबर ऑफ फैक्टर डिसाइड करने का, चौथा स्टेप है आपको रोटेशन डिसाइड करनी है. रोटेशन क्या करती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आपके फैक्टर लोडिंग्स का पैटर्न है उसको सिंप्लीफाई कर सकती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो फैक्टर पैटर्न को और इंटरप्रेट करने में आसानी हो. दो मेथड है, ऑर्थोगोनल और ओब्लिक, हम इन पे पहले ही बात कर चुके हैं. ठीक है. एंड द लास्ट टू स्टेप्स, इंटरप्रेटिंग अगर आपको 100 वेरिएबल्स के लिए आपने जो फैक्टर बनाए उनका नेम तो है ही नहीं, उन फैक्टर का नाम रिसर्चर को देना पड़ता है. ठीक है, तो उनकी नेमिंग का काम यूजिंग EFA, that how I clubbed my all the variables. Okay, so first I'm going to show this in SPSS कि आपको SPSS रन कैसे करना है. ठीक है, ओपन हुआ. sorry for inconvenience, SPSS is opening. So I've closed the presentation. Okay, I'll share my SPSS. Why? Okay, it's opening. It's taking time. I don't know why today. Okay, it's open now. Okay, first of all, let me show you that मैंने
ओके, वो ओपन नहीं कर रखा, वेट अ मिनट। तो मैं आपको एक छोटे से डाटा सेट पे रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि एसपीएसएस कैसे रन होगा और कैसे ये मेरे पे 8 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये मैंने अपने पेपर के लिए कलेक्ट किए थे। सो आप कोई भी वेरिएबल्स मान लीजिए ना, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग अ डेमो कैसे है। तो ये 8 वेरिएबल्स हैं, SA1 टू SA4 SA7 SA8, ठीक है। तो ये SA1 से SA7 तक 8 वेरिएबल्स हैं। इस पे मैंने अप्रोक्स 235 लोगों का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लास्ट देखिए आप 235, तो ऊपर आप एक हेडिंग कम कर दीजिए तो 234। तो 8 लोगों के वेरिएबल के लिए मैंने 235, वैसे मेरे वेरिएबल ज्यादा थे, बट मैंने इस डेमो के लिए इनको कम कर दिया है, ठीक है। आप सोचिए सर 8 के लिए 234 ले गए, नहीं, कम ही रखा है, ठीक है। तो नाउ अब कैसे रन होगा एसपीएसएस पे, ये देखते हैं, ठीक है। विंडो एसपीएसएस, आई होप यू ऑल नो कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है, क्योंकि मैंने देखा सेशन में तो वहां है कि फीड वगैरह कैसे करना है, ठीक है। तो मैं डाटा फीड पे नहीं जा रहा, वो आप लोग देख लेंगे। डेस्कटॉप, उसके बाद वेयर इज इरसा, इरसा, देन वेयर इज एक्सेल। Let me know my SPSS window is visible or not. Yes, sir. Yes, sir. It is. Okay. ये मैंने डाटा एंटर कर लिया है, आपके पहले दूसरे सेशन में आपको बताया गया है कि डाटा एंटर कैसे करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट। ओके, सिंपल डाटा इंपोर्ट करना है आपको। उसके बाद आपको ये एनालाइज वाला टैब दिख रहा है, उसमें Yes, sir. आपको Yes, sir. डायमेंशन रिडक्शन में जाना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, फैक्टर एनालिसिस इज डाटा रिडक्शन टेक्निक, Data reduction. उसको ही डायमेंशन रिडक्शन कहा गया है। उसमें आपको फैक्टर पे क्लिक करना है, जितने भी वेरिएबल हैं आपको सबको सिलेक्ट करके वेरिएबल विंडो पे डाल देना है, ठीक। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं आपके राइट हैंड साइड पे, मेरी मम्मा नहीं आ रही है अभी तक। डिस्क्रिप्टिव। आप इसमें इनिशियल सॉल्यूशन लेंगे, और ये देखिए सबसे नीचे आपको केएमएन एक्सक्यूज मी सर, फंक्शन रन नहीं हो रहा है सर। ठीक है, क्या मैं अपनी मम्मा नहीं दूंगी। फंक्शन रन नहीं हो रहा है। मैं अपनी ये मम्मा सर नहीं जो फंक्शन है वो शो नहीं हो रहा है कि वो रन हो रहा है या नहीं। ओके, दोबारा बताइएगा आप, अब हो रहा है? Yes, it जी is. सर, अब अभी नहीं, अब नहीं सर, जैसे फैक्टर पे क्लिक किया अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी? नहीं सर। वाई, क्यों नहीं हो रहा? सर आउटपुट वाली विंडो शो नहीं कर रहा है सर वो। आउटपुट, बट पहले तो मैं आउटपुट पे था ही नहीं ना, पहले तो मैं अभी इस पे ही हूँ, एसपीएसएस की विंडो पे ही हूँ। सबसे सबसे वो नो आइडिया, क्यों नहीं कर रहा, नो आइडिया का तो कुछ कर नहीं सकते, फिर कैसे? एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं जरा।
सर नहीं तो कोई और फंक्शन चला के देखिए, फिर शायद हाँ, फिर मैं पता कोई चले। और फंक्शन चला के देखता हूँ, एक सेकंड। कोरिलेशन बाइवेरिएट, अब दिख रहा है आपको नहीं, सर। कोरिलेशन का कोई? तो कोई भी नहीं दिखा रहा है, इसका No, मतलब sir. ये फिर वाई ऐसे क्यों नहीं दिखा रहा? सर रिफ्रेश कर लीजिए या और एक बार अगेन कीजिए ओपन सर। कर लीजिए सर SPSS अगेन। एक बार और स्टॉप करके दोबारा करके देखते हैं, एक सेकंड, है ना। वापस शो हो गया इतना तो आपको? Yes, sir. ठीक है, ये टैब्स भी शो हो रही है, फाइल, एडिट, ट्रांसफॉर्म, ये सब। यस सर। जी सर। इतना डायमेंशन रिडक्शन तक गया तो वो भी शो हो रहा है। फैक्टर भी हो रहा है सर। अब नहीं हो रहा? यस सर। अब नहीं हो रहा। तो फिर तो ये तो पता नहीं, ये तो इश्यू, ये क्या इश्यू है? ऐसा करते हैं, मैं पूरी की पूरी विंडो ही शो करता हूँ एक बार, क्या पता उस पे हो जाए। टैब की विंडो की जगह पूरी स्क्रीन ही शो करता हूँ, तब क्या पता हो जाए। मेरी स्क्रीन शो हो रही है अब आपको? नाउ इट्स शोइंग सर। व्हेन कंप्लीटली विंडो आप शो कर रहे हो तो उसमें जो आउटपुट आना है उसका वो शो हो रहा है सर। और अब ये भी शो हो रहा है जो मैं फैक्टर पे क्लिक किया मैंने? हाँ अब जी हुआ सर। सर, अब हाँ हुआ, जी, इट्स हाँ। वर्किंग। ओके ओके ओके, तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यस ठीक है, यस सर। डाटा एंट्री तक आप लोगों को आता है, ठीक है। एनालाइज पे गए, डायमेंशन रिडक्शन पे गए, फैक्टर पे गए। ये जो सारे वेरिएबल इस साइड हैं, जर्नली ये इस साइड होंगे आपके। आपको सबको सिलेक्ट करके ये क्लिक करके वेरिएबल्स में लाना है, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव्स पे गए, इनिशियल सॉल्यूशन चेक, केएमओ अनचेक होगा। हमने बोला था ना सबसे पहले केएमओ और बार्टलेट चेक करना होता है। आप इसको चेक्ड लगाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्शन क्राइटेरिया पे आएंगे। देखिए, मैंने आपको दो क्राइटेरिया बताए थे, बेस्ड ऑन ईगन वैल्यू और फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर। ईगन वैल्यू मैंने कहा था जर्नली 1 से ज्यादा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 1 डाल दिया। अगर आपका है कि नहीं फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर, 4 ही फैक्टर निकालने हैं, इसको क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, दो ही निकालने हैं मान लो मुझे, या 3 निकालने हैं, मैं 2 ही ले लेता हूं, ठीक है। मैक्सिमम आइटरेशन का मतलब है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई जब तक 2 फैक्ट नहीं बनते तब तक चलाते रहो, जैसे ही 2 बनेंगे वो बंद हो जाएगा। और अगर आइगन वैल्यू पे क्लिक करते हैं और 1 देते हैं तो आप इसको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई चलाते रहो जब तक फैक्टर नहीं बन जाते, मैक्सिमम पॉसिबल डाटा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ईगन वैल्यू ले लिया क्योंकि मोस्ट कॉमन ईगन वैल्यू है, इसलिए मैं आपको ईगन वैल्यू लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा वरना आप फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर भी ले सकते हैं। कन्वर्जेंस इसको 100 भी रख सकते हैं, 25 भी रहने देते हैं। जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आप फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, अगले स्टेप में वो आपसे रोटेशन पूछेगा। ये देखो, पार्टीमैक्स, वेरीमैक्स, इक्वीमैक्स, डायरेक्ट ओब्लिमन, प्रोमैक्स। जर्नली वेरीमैक्स यूज होती है, मैंने वेरीमैक्स लगा दी, ठीक। स्कोर के इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऑप्शंस, ये ऑप्शंस में ये लास्ट वाला जो है ऑप्शन, ये बेटर है, ये आपको और हेल्प करता है कि और अच्छा डाटा है। जर्नली हमने कहा था कि भाई 0.4 से नीचे के कम्युनिटी को हटा दो, या कंपोनेंट जिसकी पॉइंट से डाल दी, ठीक है। कंटिन्यू। पहले मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं। अगर मैं रोटेट नहीं करूं तब क्या होगा? सप्रेस नहीं कर रहे, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये जैसे ही आपने डिस्क्रिप्टिव रहा है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग, ये और भी है मल्टीपल, बट जर्नली इनका यूज नहीं करते। कंपोनेंट या
एक्सिस फैक्टरिंग, तो मैंने कंपोनेंट यूज किया, फिर ये सब यूज किए, कंटिन्यू किया, अभी मैं रोटेशन हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या रिजल्ट आएगा, ये देखिए केएमओ देखिए 0.782, 0.5 से ऊपर बेटर होती है, यानी आपका सैंपल एडिक्वेसी पास हो गया। बार्टलेस टेस्ट देखिए, नीचे सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है 0.000, 0.05 से नीचे आनी चाहिए, तो 000 है, तो बार्टलेस टेस्ट भी पास हो गया आपका। उसके बाद एक कम्युनैलिटीज आ गई, इनकी कम्युनैलिटीज देखिए 0.758, 0.75, सब 0.4 से 5 से ऊपर है, सबको रख लेंगे। कॉमन वेरिएंस देखिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, शायद मैंने ऑप्शंस में से ये हटाया नहीं, अनचेक नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गई, कोई हाल नहीं, ये सब ठीक है। ये देखिए वेरिएंस, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, ये दिख रहा है आपको, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां देखिए इनिशियल इगन वैल्यूज, पहले फैक्टर की 3.126, दूसरे फैक्टर की 2.079, मींस उन 8 वेरिएबल ने मिलके 2 ऐसे फैक्टर बनाए हैं जिनकी इगन वैल्यू 1 से ज्यादा है, और ये 2 फैक्टर यहां देखिए क्यूमुलेटिव कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहला फैक्टर 39, दूसरा फैक्टर 25, मिलके 65। तो ये क्यूमुलेटिव वाली परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ आई बात? आपको इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है इसकी? हेलो, यस सर। ओके ओके, जी जी आई थॉट कि कनेक्शन डिसरप्ट हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नहीं। केएमओ की इंटरप्रिटेशन बता दी मैंने। कम्युनैलिटीज की इंटरप्रिटेशन है एक्सट्रैक्शन वाले पोर्शन में, देखिए 0.758, मतलब ये वेरिएबल, ठीक है, मिलके सारे वेरिएबल्स के साथ इतना वेरिएंस शेयर कर रहा है, SA2 इतना, SA3 इतना। ये कम्युनैलिटीज कैसे आती है मैं आपको वो भी बता दूंगा। टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड ये बताएगा आपके कितने फैक्टर आए। ये देखिए इनिशियल इगन वैल्यूज टोटल 3.126, 2.079, उसके बाद सब 1 से नीचे चली गई, यानी सिर्फ आपके 2 ही फैक्टर बने, ये पहले 2, ठीक है। और 2 फैक्टर कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, 65%। इट्स इनफ फॉर सोशल साइंस, इट्स इनफ। एंड ये देखिए लास्ट कंपोनेंट मैट्रिक्स। अब ये कंपोनेंट मैट्रिक्स देखिए क्या बताती है। पहला कंपोनेंट से SA2 पहले कंपोनेंट से 0.867 रिलेटेड है और इससे 0.05 रिलेटेड है। ये कंपोनेंट मैट्रिक्स बताती है कि हर वेरिएबल हर कंपोनेंट से कितना रिलेटेड है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? अब सकते हैं कि कौन से वेरिएबल मिलके कौन सा कंपोनेंट बना रहे हैं। 2 कंपोनेंट बने 8 वेरिएबल से, लेकिन कौन सा कंपोनेंट कौन सा वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल कौन से कंपोनेंट में जा रहा है, ये कैसे पता लग रहा है, बता सकते हैं आप इस कंपोनेंट मैट्रिक्स से। अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव है क्योंकि ये चल रही है उसमें, तो आप थोड़ा सा जवाब देंगे तभी पता लगेगा, तभी मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। बताइए। अभी आपको ये पता लग गया केएमओ बार्टलेट ठीक है, कम्युनैलिटीज ठीक है,
टीवी टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, ठीक है, 2 फैक्टर बना दिए, 8 वेरिएबल ने, 65% एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। अभी तक आपको ये पता लगा कि कौन से वेरिएबल से कंपोनेंट 1 बना और कौन से नहीं। वेरिएबल से कंपोनेंट 2? नो सर नहीं बना, नहीं नहीं मालूम। पता लगा ना, ये कंपोनेंट मैट्रिक्स से पता लगता है इससे। लेकिन ये तो बहुत जो 1 2 3 4 और 5 फैक्टर है वो कंपोनेंट 1 बना रहे हैं और बाकी कंपोनेंट 2 बना रहे हैं। कैसे पता लगा? कैसे? सर जैसे कंपोनेंट 1 में जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा लग रही है, लग रही है, वन ऑफ द हाँ जी। क्राइटेरिया। बट Yes. अगर मान लो यहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा वैल्यू, ये 0.871 है ऐसे 1 की, और दूसरी साइड वो 0.521 आ जाती तो सर जो हाइयर होती है तो मतलब वो दोनों में जा रहा है। दोनों में जा रहा है। तो इस काम को अब इसके इंटरप्रिटेशन करने में इसको मुश्किल हो रही है। इसको आसान करने के लिए आप रोटेशन में लगाते हैं। देखिए एनालाइज में गया, वापस डाटा रिडक्शन में गया, डिस्क्रिप्टिव हम पे है ही, एक्सट्रैक्शन रोटेशन, वेरीमैक्स लगाई, कंटिन्यू किया, ठीक। और आसान करने के लिए ऑप्शन में जाओ और जितने से कम की आपको नहीं चाहिए उसको सप्रेस कर दो और अब ओके दबाओ। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब वही है। और नीचे रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स ये देखो, क्लियर पता लग रहा है? यस। यस सर। क्लियर पता लग गया ना कि पहले 5 पहला कंपोनेंट बनाते हैं और बाकी 3 दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं। अब देखिए एक इश्यू यहां क्या आएगा कि मान लीजिए मैंने 0.4 सप्रेस की है, अगर ऐसे 1 में 0.8 है और 2 में 0.5 होगा तो वो दोनों में जा रहा है, यानी वो तो आपकी इस थ्योरी से ये है, जर्नली इस चीज से ये है, इस चीज से ये है, इसके साथ ये जाना चाहिए, इसके साथ ये जाना चाहिए। तो आप अपनी जजमेंट का यूज करेंगे और ये देखेंगे कि वो वेरिएबल किस कंपोनेंट के साथ बेटर सूट कर। मान लो SA1 कुछ अलग ही चीज बता रहा था लेकिन वो लोड इसमें कर रहा है, और जो वेरिएबल 2 में लोड हो रहे हैं वो और SA1 सेम ही चीज बता रहे थे ऑलमोस्ट, उनकी नेमिंग करने में आसानी होगी। और अगर 1 में लोड कर दिया तो प्रॉब्लम होगी, तो अब क्या करें? तो आप अपनी जजमेंट लगाएंगे और थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी देखेंगे कि वो वेरिएबल कौन से कंपोनेंट में बेटर जा रहा है, तब वो आपकी रहेगी। बट उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आपने ऐसा क्या सोच के किया है। आप रैंडमली नहीं कह सकते कि दोनों में जा रहा था तो मेरी सोच के हिसाब से ये चला गया। यू हैव टू गिव सम सॉलिड आर्ग्यूमेंट कि आपने इसको 2 में से 1 में क्यों डाला। सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि उसमें बड़ी लोडिंग थी, ठीक है, बट अगर आप अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश के लिए भेजेंगे तो वो इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते कि लोडिंग बड़ी थी। लोडिंग तो बड़ी इसलिए भी आ सकती है ना, लोगों ने जवाब गलत दे दिए हों, इसलिए। तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि क्यों 1 में ली गई है। और ऐसी ही क्योंकि अब आप थ्योरी बिल्ड कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम हुई होंगी, तो इसको कोई चेक करेगा कि आपने जो बनाई वो सही थी या नहीं, CFA लगा के। क्योंकि आपने तो अपनी थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे बोल दिया होगा अच्छा 2 में से 1 में जा रही है, तो CFA वाला चेक करके बताएगा कि सर ने सही कहा था या नहीं कहा था, ठीक है। ये हो गया आपका SPSS रन करना, कैसे रन करते हैं। अगर इसको सर run आई हैव करने अ में क्वेरी। एक सेकंड, आई विल टेक योर क्वेरी। अगर रन करने से रिलेटेड है तो आस्क। सर नो 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 नॉट एट ऑल। तो वेट 2 मिनट, बस एक थोड़ा सा पॉइंट और रह गया फिर मैं बताता हूँ आपको, श्योर सर। ठीक है। किसी को रन करने से लेके और इन टेबल की इंटरप्रिटेशन से लेके कोई इश्यू है तो बताए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये कम्युनिटीज कैसे आती है और ईगन वैल्यू कैसे आती है।
आप ये कंपोनेंट मैट्रिक्स देख रहे हैं जिसमें मैंने वैल्यूज हाइड नहीं की है, ये वाली। Yes, sir. अगर आप इसकी रॉ वाली वैल्यूज जैसे 0.871 और 0.020, अगर आप 0.871 का स्क्वायर करें और 0.020 का स्क्वायर करें और दोनों को प्लस करें तो आपकी कम्युनलिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.758। आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कंपोनेंट मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज हैं उनका इंडिविजुअल का स्क्वायर करके उसको सम करेंगे तो आपकी कम्युनलिटीज निकल के आ जाती है। और अगर आप इसी कंपोनेंट मैट्रिक्स में कॉलम वाइज हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आपकी ये ईगन वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे 3.126, 2.079 जो आई हैं ये आ जाती हैं। ऐसे निकलती कम्युनलिटी और ईगन वैल्यू। और आप ये सोच रहे हैं कि ये 13, अब ये ईगन वैल्यूज से ये वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ 3.126। मैं आपको करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर खोलते हैं एक सर सेकंड। तीनों ताकि और आपको- वैल्यूज को फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ओके, ये आपकी कंपोनेंट मैट्रिक्स है। यस इसमें कॉलम वाइज जो इंडिविजुअल वैल्यू, रॉ वाइज जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं जैसे 8.71, 0.020, आप इंडिविजुअल का स्क्वायर कीजिए और उसको प्लस कीजिए, यानी 0.871 का स्क्वायर कीजिए और फिर 0.020 का स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड कीजिए। आपकी एक कम्युनलिटी आ जाएगी स्टेटमेंट 1 की, 0.758 आ जाएगा। ओके दूसरा, अगर आप इसी कंपोनेंट मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मतलब 0.871, 0.867, 0.730, 0.6763, 0.704, 0.059, 0.035 माइनस 0.44, इन सब का इंडिविजुअल का स्क्वायर करके फिर प्लस करेंगे तो आपकी ये ईगन वैल्यू आ जाएंगी, जो 3.126 आई है। वन कंपोनेंट वाले 1 की करेंगी तो 1 की आ जाएगी, कंपोनेंट 2 वाले की करेंगी तो 2 की आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने बताया था कि ईगन वैल्यू एक्सप्लेन करती है कि एक फैक्टर कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला फैक्टर जिसकी ईगन वैल्यू 3.126 है वो एक्सप्लेन कर रहा है 39.078 वेरिएंस। इतना बात सबको दिख रही है। दूसरा कंपोनेंट जिसकी ईगन वैल्यू 2 है, मोर देन 2 है, वो एक्सप्लेन कर रहा है 25.984%। दोनों मिलके 39 प्लस 25 65 कर रहे हैं। अच्छा अब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ईगन वैल्यू से कैसे पता लगा कि वो फैक्टर कितना एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे पास ईगन वैल्यू है 3.125। ठीक है, मैं आप कैलकुलेटर, एवरीवन इज सीइंग माय कैलकुलेटर। Yes, sir. ठीक है, पहले कंपोनेंट की ईगन वैल्यू है 3.126। अच्छा 6 खराब हो गया, ये 6। ठीक है, इसको डिवाइड करें जितनी स्टेटमेंट है, कितनी स्टेटमेंट थी टोटल? 8 8। एंटर, कितना आया? 0.39075 इंटू करें 100, कितना आया? 39.075। दिस इज ऑलमोस्ट 39.078। यस Yes, sir. ऐसे पता लगता है कि ईगन वैल्यू, कौन सा फैक्टर जिसकी ईगन वैल्यू इतनी है वो कितना एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरे वाले की देख लीजिए, 2.079, 25.987, ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। तो ऐसे आप निकालते हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर कितनी एक्सप्लेन कर रहा है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एसपीएसएस देता है, बट फॉर द नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी एक्सप्लेन होती है। इतना काम हो गया, इतना सबको समझ आया है या नहीं कि रन कैसे करना है? Yes, sir. Yes. आ गया। अब मैं आपको अपना एक पेपर दिखाता हूं। अब इस काम में ये हो गया कि आपको पता लग गया पहले कंपोनेंट में ये 5 वेरिएबल, दूसरे कंपोनेंट में ये 4। कंपोनेंट के नाम नहीं है इसमें, ये बात ध्यान रखें। क्या
वो नेमिंग रिसर्चर को करनी होती है खुद। जी। मैं आपको एक अपना मैं आपको शो कर रहा हूं। न्यू पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर सबमिशन, ठीक है। सर आई हैव अ वेट अ मिनट बेटा, जस्ट फिनिशिंग द सेशन, उसके बाद आपकी क्वेरी लेते हैं। जस्ट 5 मिनट बचे हैं बस, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन दिस पेपर, ठीक है। तो आई हैव डन लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद ये सब आरएम, उसके बाद मैंने ये 18 फैक्टर्स लिए थे, 17 फैक्टर्स वेरिएबल्स लिए थे, उसके बाद मैंने रन किया, ठीक है। तो ये ईगन वैल्यूज आई, तो इसने मुझे 1 2 3 4 5 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स बना के दिए जिनकी 1 से ऊपर ईगन वैल्यू है। उसके बाद मैंने ये कंपोनेंट मैट्रिक्स बनाई, देखो इसमें कितना गड़बड़ है, ठीक है। एक ही मल्टीपल जगहों पे भी जा रहा है, एक इस पे मल्टीपल पे, लेकिन जब मैंने रोटेटेड कंपोनेंट बनाई, देखो ये कितना सही से एकदम रिजल्ट आया, मुझे कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ा। सीइंग क्लियरली? यस सर। Yes, आप sir. इसको देखिए कंपोनेंट वाली को, कितना हौच पौच है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये। और मैंने कुछ नहीं किया इस पे, जाके बस उसको रोटेशन पे गया और रोटेट किया और ये रिजल्ट आया। ये देखो कितना सही है, क्लियर पता है, पहले में ये 5, दूसरे में ये 4, तीसरे में ये 4, चौथे में ये 4। अब उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, अब इनकी नेमिंग देनी है मुझे। मैंने क्या किया, पहला कंपोनेंट है ये नीचे वाले 4, ठीक है। इनको मैंने रीड किया, लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कफोर्स स्पेशली नर्सिंग, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज जो डालेंगे, तो मैन पावर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? यस एक्सपर्ट्स की बात हो रही है कि नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर फील्ड में? तो मैंने इस वेरिएबल का नाम अच्छा। दिया पांचों का मिला के अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। दूसरी देखिए आप, ये 4 कंपोनेंट, हाई प्राइस फॉर हेल्थ टूरिस्ट, हाई प्राइस ऑफ ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज, हाई प्राइस ऑफ पैकेज, हाई प्राइस ऑफ फैसिलिटीज। कॉमन थीम है हाई प्राइस, है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन मैंने अच्छा। आगे देखिए क्या लिखा है, इशू फॉर बिजनेस, प्रॉब्लम फॉर बिजनेस, डिफिकल्ट, दिस इज दिस। सिंपल सा ऑप्शन था, मैं हाई प्राइस थीम बना देता, लेकिन जो आप थीम का नाम दें वो थोड़ा सा कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिंग होना चाहिए। हाई प्राइस तो कोई थीम ही नहीं लग रही, आज तक कभी पढ़ी है? नहीं। तो पहले मैं आपको बताता हूं, कभी कभी आपसे थीम पहली बार में भी सही नहीं बनेगी, ठीक, तो उसको 1 2 बार बनाएं। पहले मैंने इसकी थीम बनाई थी प्राइजेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड अदर फैसिलिटीज, पहले थीम बनाई थी। सुन के ठीक लग रहा है बट नॉट दैट मच गुड। तो मैंने इसको दोबारा पढ़ा 2 4 दिन बाद, तब मैंने इसकी थीम बनाई अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए कितना सही लग रहा है, बनाई कि नहीं बनाई? Yes, sir. यस ऐसे ही बाकी भी जो कंपोनेंट थे, तीसरे में 4, उनकी एक थीम बना दी, ज्यादातर गवर्नमेंट सपोर्टेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड थे, और लास्ट के 4 प्रमोशन से रिलेटेड थे, तो उसकी थीम प्रमोशन बना दी। हेयर योर एनालिसिस ऑफ ईएफए कंप्लीट्स। उसके बाद आपको पेपर में डिस्कशन लिखना होता है, इम्प्लीकेशंस वगैरह लिखनी होती हैं, लिमिटेशंस लिखनी होती है अपनी रिसर्च की, और आपका ईएफए पे किया गया काम कंप्लीट हो जाता है। नाम देना थीम को, वो पूरा पूरा रिसर्चर और ऑथर की एक्सपर्टीज है कि वो उस पर कितनी नॉलेज रखता है और कितना टाइम देना चाहता है। मैं इस पेपर पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। सर कैन यू शेयर दिस पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड? अभी पब्लिश नहीं है ये, इसलिए शेयर नहीं कर सकता। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा आई विल शेयर विद द विकास सर एंड ही विल शेयर विद ऑल ऑफ यू।
Okay, thank you so much, sir. Yes, this is and from my side regarding EFA and how to run it. Okay, now you can ask questions. If any participant, Good evening, sir. Sir, can ask one by one. Good evening, One by sir. one. Good evening. Sir, if I have two factor in a component, You can't have two factor in a component. You can have two variable in a component. okay, Listen, one thing: variable, statement, item, and unobserved variable. They are synonyms. In EFA, generally we use as synonyms. Factor, component, latent variable, unobserved variable. They are same. कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है. फैक्टर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग है. सर माय क्वेश्चन इज कि अगर किसी कंपोनेंट में बस दो ही फैक्टर शो हो रहे हैं रोटेटेड मैट्रिक्स में या कंपोनेंट मैट्रिक्स में, तो हम उस फैक्टर को आगे मतलब कंपोनेंट को आगे लेके बढ़ सकते हैं क्या? मतलब आपके एक कंपोनेंट में सिर्फ दो ही वेरिएबल शो हो रहे हैं, तो हाँ. क्या हम उसे आगे लेके जाएं या नहीं लेके जाएं? यस सर, यस. ठीक है, यू कैन ले जा सकते हैं उसे आगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, बट जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा कि भाई क्यों दो ही क्यों हुए. अगर बहुत सारे वेरिएबल्स थे तो बट चल जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं. आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि आप पूरी बिल्ड कर रहे हो. So can we remove the statement which is overlapping जो आप अभी बता रहे थे? डेफिनेटली यस, यू कैन. जनरली ईएफए के लिए जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो लिकट स्केल पे होता है. इंटरवल स्केल जनरली इंटरवल स्केल पे होता है मिनिमम, जो कि लिकट स्केल में कन्वर्ट होता है जनरली. तो लिकट स्केल में आप स्टेटमेंट्स को जनरली डिलीट करते हैं, बट बहुत लास्ट ऑप्शन है कि डिलीट करें. अगर दो स्टेटमेंट का कोरिलेशन बहुत हाई आए तब डिलीट कर दीजिए एक को. मान लीजिए 0.85 या 0.9 कोरिलेशन आ रहा है तब डिलीट कर दीजिए. कोरिलेशन आप कोरिलेशन में जाके चेक कर लेंगे एक बार. एनीवन एल्स? sir, a very good evening, गुड इवनिंग. and thank you so much for clearing each and everything very trustful manner. So my question is that if we limit the factors up to 2, as you said, you can limit the factor up to 2 while setting the eigenvalue 1 or up to a factor 2. If I set factor 2, what about the remaining variables? अगर हम दो का सेट किया तो जो उससे रिलेटेड फैक्टर्स में स्टेटमेंट होगी वो उसके अंदर फॉल कर जाएगी. Then what's about the remaining? If like we have a If you have 18 variable. ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि अगर हमारे पास दो ही कंपोनेंट है तो बाकी वेरिएबल्स का क्या होगा. Yes sir. अगर आपके पास 20 स्टेटमेंट हैं तो आप उनको Yes, दो पे sir. लिमिट क्यों कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा पेपर में. आपने अपनी मर्जी से दो पे लिमिट कर दिया. Okay. ठीक है, तो आपको sir. जस्टिफिकेशन देना होगा पेपर में कि दो पे लिमिट क्यों किया, क्योंकि आप पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 20 वेरिएबल्स को दो पे लिमिट कर दिया. इसीलिए जनरली ईगन वैल्यू यूज करी जाती है. Okay. आप दो पे उसको लिमिट तब करेंगे जब आपने पढ़ा हो कहीं पे कि इन 20 वेरिएबल से दो ही फैक्टर बनते हैं. Okay sir. आपने वरना क्यों लिमिट किया, कोई रीजन बताइए. Yes sir. उसको लिमिट करने का ऑप्शन ही आपको पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कुछ. From the literature review. From the way literature I review. have studied. Oh, thank you so much sir. प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. Yes sir. Thank you so much. नो प्रॉब्लम. एनीवन एल्स? Any participants have any questions? Sir, I have one more query, sir, please. यस. सर पूरे क्वेश्चन के अलावा क्या हम एक वेरिएबल के मतलब ये पीसीए रन करा सकते हैं? सिर्फ एक वेरिएबल पे या एक फैक्टर पे? वेरिएबल सर, फैक्टर सर, वेरिएबल नहीं, मींस कि
I Variable have means? four objective. I have four objective, and I have in for objective number 3. Suppose I have 10 statement. Can I run PCA on that 10 statement? आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव हैं, आपके पास तीसरी ऑब्जेक्टिव में कितनी वेरिएबल्स हैं? 10 स्टेटमेंट है सर. 10 स्टेटमेंट हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आइडेंटिफाई करना। उस 10 स्टेटमेंट के लिए मेरा एक, यस सर। नहीं कर सकती आप। जरूरी नहीं है ना उन 10 स्टेटमेंट के लिए एक ही फैक्टर बने। क्या पता उन 10 में से 2 बन जाए, 3 बन जाए। मेरे पास भी 8 स्टेटमेंट थे और उसमें से 2 कंपोनेंट बन गए। जी सर। तो आप सिर्फ ये सोच के नहीं करा सकती कि इन 10 से 1 बन जाए। आप उस पर रन करा सकती हैं, लेकिन क्या पता उन 10 से 2 बन जाए, 3 बन जाए। सर मेरे 3 बन रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो 1 बनेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना उन 10 में से 2-3 एक साथ जाती हैं, 2-3 एक साथ जा रही हैं, 2-3 एक साथ जा रही हैं। तो आप ये पहले से ही नहीं सोच सकती कि 1 ही बनेगा। एनीवन एल्स? किसी को और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था ड्यूरेशन में, वो कहाँ चले गए? सर मैंने पूछा सर वो 2 वेरिएबल वाला कि अगर 2 फैक्टर तक। एनीवन एल्स? किसी को और कोई क्वेश्चन? Sir, please share your email ID and if you have any ResearchGate account too, so we can follow and ask multiple questions to you. Yes. Search Mohammed Faisal JMI. You will find the ResearchGate. Yes, sir. Mohammed Faisal JMI. When you type this, मिल जाएगा आपको मेरा ResearchGate ID. और let me share की मेरा रिसर्च वो लिंक ही शेयर कर देता हूँ मैं आपको। वेट अ मिनट। And thank you so much. I also enjoyed delivering the lecture. You all were very enthusiastic. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. Really, it was a nice session. And next time, sure, when we will be conduct any kinds of the session related to the research methodology, SPSS, so we will be invite to you again. And now I Will be great, guys. invite to Sakshi Singh for the formal vote of thanks. She is a research scholar at the Faculty of Education, Banaras Hindu University का से। Over to you, Sakshi. Good evening, everyone. Myself Sakshi Singh, and I would like to express our sincere thanks to sir for gracing this session, and I'm sure that we all get more knowledge about the factor analysis. And special thanks to you, sir, for all the on behalf of all the participants. Thank you, sir. थैंक यू। अगर आपको ये फिर रन करते टाइम कोई भी कभी प्रॉब्लम आए तो यू कैन सेंड योर डाटा और क्वेरी ऑन माय ईमेल आईडी। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Sakshi, Thank you so have attendance sheet. एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेरी थी। यस सर जैसे ये जो है ना एक डेटा रिडक्शन टेक्निक है, और अभी जैसे बोल रहे थे कि हमारे को जो है वो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं तो उसको हमने 2 कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड किया, अगर किसी ने थ्योरी में लिखा है तो सर फिर तो ये फिर रन करने की जरूरत ही है? अगर ऑलरेडी ही किसी ने बोल रखा है कि ये कंपोनेंट, ये जो वेरिएबल है ये इस कंपोनेंट में आएंगे, तो फिर जरूरत क्या है?
आपने क्या किया, उसने वो EFA के लिए स्केल जो डेवलप किया था एनालाइज करने के लिए 20 साल पहले किया था, जी ठीक है। तो अब उसी चीज में चेंजेस आए, जी ठीक है। तो आप या तो उसी के एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन या स्केल है उसको इंप्रूव कर रहे हैं और उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि उसका आउटडेट हो गया है, ठीक है, उसने जो डाले थे ठीक है, मैं उसमें कुछ और ऐड कर रहा हूं, वो नहीं पता आपको कहाँ जाएंगे, या वो आप कह रहे हैं कि मुझे पता है ये इसमें ही जाएंगे, तो भी आप उसे चला सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि सर मैं भी टूरिज्म बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मतलब थोड़ा मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था आपका पेपर, सो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक एनीवन एल्स? सो आई एम लीविंग। हाँ, कोई भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं अभी। यस, लास्ट 1 or 2 minutes. Sir, Yes. hello, sir. Sir, I'd like to. Would you please suggest some reading materials regarding tool construction and tool standardization, sir? Reading material regarding there is a paper of author Fawad. Fawad. उन्होंने बहुत Okay, sir. अच्छा एक दो पेपर लिखे हुए हैं, ठीक है सर। ठीक है। और आई थिंक हियर एट ऑल डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट अगर आपको चाहिए मेरे पास वो भी पड़ा होगा, कंटेंट भी। आप अपना